तो पहले ये टॉपिक पूरा तुम्हें मेरे साथ समझना है, मतलब इसमें क्या इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस कैसे यूज करनी है, कैसे काम करना है उनके साथ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, तो सपोज करो कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और मान लो मैंने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, और मान लो उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वो है तुम्हारा, सपोज करो V। तो ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। तो एक पे प्लस आ जाएगा, एक पे माइनस आ जाएगा। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, देखो बैटरी का पोटेंशियल है V, तो मान लो इस पे आ जाएगा Q0 चार्ज, इस पे आया -Q0। तो Q0 का अपन क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो बैटरी है ना, इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बेसिकली एक कैपेसिटर बच जाएगा। अब वो कैपेसिटर चार्ज है मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इस कैपेसिटर पे चार्ज है कितना, Q0 इक्वल टू CV। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने कैपेसिटर लिया जिसको एक बैटरी से चार्ज किया। तो बैटरी से चार्ज किया तो क्या हुआ, एक प्लेट पे पॉजिटिव आया, एक प्लेट पे नेगेटिव आया, और यहाँ पे बीच में क्या होगी, बीच में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी होगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ ना, इसको मैं एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ। किसके साथ, एक इंडक्टर के साथ, अपने कैपेसिटर को। तो अभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। ये इंडक्टर है L। मान लो कैपेसिटर पे चार्ज Q0 है, एक पे Q0 एक पे -Q0, और इंडक्टर में भी कोई करंट नहीं है। तो अभी अपने सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, देखो इंडक्टर के अंदर तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, क्योंकि इंडक्टर में अगर करंट होता है तभी एनर्जी होती है, कैपेसिटर पे चार्ज होता है तभी एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर पे कितना एनर्जी, Q0² / 2C। इंडक्टर में भी कोई एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी जीरो। लेकिन अब देखो क्या होगा, देखो कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इस तरीके से चलते हुए पॉजिटिव की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक वायर है, मतलब एक रास्ता बन गया। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से घूमते 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 कहाँ आ सकते हैं, इस प्लेट पे। तो होगा क्या, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू होगा। क्या होगा, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू होगा, तो होगा क्या, कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज कम होता जाएगा। तो मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें -Q बचा, इसमें +Q बचा, और मान लो कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है I, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाएंगे, लेकिन फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका करंट इस तरीके से उल्टा आएगा। तुम इंडक्टेंस से L। अब इस सिस्टम में कितनी एनर्जी देखो, अब इंडक्टर में करंट आए तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी आ जाएगी, ½ L I²। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आ जाएगी, Q²/2C। इतनी आ जाएगी, कैपेसिटर में कितनी आ जाएगी, Q²/2C। और थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपका ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, और उस वक्त जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, वो सारी की सारी इंडक्टर में आ जाएगी। तो मान लो कि तब इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I0, और अब तक कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब सिस्टम में कितनी एनर्जी देखो, तो वो है ½ L I0²। और इंडक्ट कैपेसिटर में तो कुछ है नहीं, जीरो। तो अब कितनी हो गई, ½ L I0²। अब क्या होगा देखो, अब आपका इंडक्टर चार्ज है, अब वापस क्या होगा, आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू होगा। लेकिन याद रखना, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू होगा तो आपका कैपेसिटर उल्टा चार्ज होगा। मतलब अब ये कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। साइकिल मतलब पहले कैपेसिटर चार्ज है, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। सेम इंडक्टर के साथ होगा। तो ये एलसी ऑसिलेशन है। तो याद रखना, एलसी ऑसिलेशन में कौन सी चीजें ऑसिलेट करती है, तो याद रखना एलसी ऑसिलेशन में एक तो आपका चार्ज ऑसिलेट करता है, एक आपका करंट ऑसिलेट करता है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। और क्या ऑसिलेट करता है पता तुम्हें, एक तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, एक तुम्हारी मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो याद रखना कि एक एलसी ऑसिलेशन में 6 चीजें ऑसिलेट करती है। एलसी ऑसिलेशन में क्या क्या ऑसिलेट करता है, चार्ज ऑसिलेट करता है, करंट ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, और मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है। कैसे करती है देखो, मैं एक बार तुम्हें वापस समझाता हूँ। तो देखो ये हमारे पास सर्किट है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, अगर वापस समझ लो, देखो
तो हमारे पास एक कैपेसिटर है C, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल है V। तो अपनी इस बैटरी ने क्या किया, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपना एक कैपेसिटर चार्ज हो गया, और कैपेसिटर पे चार्ज है कितना, Q नॉट इक्वल टू CV। अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, अगर कैपेसिटर चार्ज होता है तो प्लेट्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेट्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। फिर जैसे ही अपन इस चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कैपेसिटर में थोड़ा बहुत चार्ज कम हो जाएगा, इंडक्टर में थोड़ा बहुत करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो, शुरू में तो खाली कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, तो कितनी थी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। अब धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम हो जाएगी और थोड़ी बहुत एनर्जी कहाँ आ जाएगी, इंडक्टर के पास। तो अब इंडक्टर में करंट है, कैपेसिटर पे चार्ज है, तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, Q स्क्वायर बाय 2C, इंडक्टर में कितनी है, हाफ L I स्क्वायर। और याद रखना, जैसे ही इंडक्टर में करंट आएगा तो सोलेनोइड के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा तो कैपेसिटर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कम होना चालू होगी, तो वो एनर्जी जाएगी का, वो एनर्जी किस में आ जाएगी, इंडक्टर में। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इंडक्टर में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपका इंडक्टर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा और आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब आपका इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा तो मान लो इंडक्टर में कितनी एनर्जी है, हाफ L I नॉट स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, 0। तो आपके सिस्टम में कितनी एनर्जी है, हाफ L I नॉट स्क्वायर। तो याद रखना, एक LC ऑसिलेशन में 6 चीजें ऑसिलेट करती है। एक तो चार्ज, चार्ज कहाँ पे होता है, कैपेसिटर पे। एक करंट, करंट कहाँ पे होता है, इंडक्टर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है, कैपेसिटर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, इंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ होती है, कैपेसिटर के अंदर। मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ होती है, इंडक्टर के अंदर। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एलसी ऑसिलेशन में क्या क्या ऑसिलेट करता है, तो आपको बोलना है कि एक तो चार्ज ऑसिलेट करता है, कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। एक करंट ऑसिलेट करता है, तो इंडक्टर में पहले करंट होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा फिर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी, फिर वापस कैपेसिटर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वापस आपका गया तो चली जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होती है, इंडक्टर के अंदर। तो जब इंडक्टर में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, एक मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर चार्ज के ऑसिलेशन करने की फ्रीक्वेंसी f है तो करंट के ऑसिलेशन करने की फ्रीक्वेंसी भी f होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी f होगी, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी f होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी 2f होगी और मैग्नेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी 2f होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, चार्ज के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी अगर f है तो करंट के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी भी f होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी भी f होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी भी f होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी 2f होगी। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक किसी को एलसी ऑसिलेशन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, मुस्कान कोई डाउट है, कनीज कोई डाउट है, प्रियांशी, शौर्य, कोई भी डाउट है तो पूछो। सर आ गया सर। देखो कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। शौर्य, आपको ये टॉपिक आता है बेटा? राज भाई कोई डाउट है? अलीजा कोई डाउट है तो पूछो। सिद्धि? नो सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें। यस सर। ठीक है यार, अब एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो देखो, एक चीज याद रखना कि हम जब एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं तो हम आइडियल केस पढ़ते हैं। आइडियल केस का मतलब है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, नो एनर्जी लॉस। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि आपका कैपेसिटर जब पूरी तरीके से चार्ज है, मतलब एक पे क्यू नॉट एक पे माइनस क्यू नॉट, तो अपने सिस्टम में कितनी एनर्जी है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अपने कैपेसिटर पे मान लो चार्ज कम हो गया और थोड़ा बहुत चार्ज करंट बन के फ्लो कर रहा है, तो इस वक्त मान लो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाय 2C, इंडक्टर में कितनी हो जाएगी, हाफ L I स्क्वायर। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अपना कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है और सारी की सारी एनर्जी किस में आ जाती है, इंडक्टर में। तो जब सारी एनर्जी इंडक्टर में होगी तो उस वक्त इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ L I नॉट स्क्वायर। तो ये तीनों बराबर है। मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो एनर्जी जो है वो खाली रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। रिडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि पहले सारी कैपेसिटर के पास थी, फिर ऐसा टाइम आया जब थोड़ी थोड़ी इन दोनों के पास है, फिर ऐसा टाइम आया जब सारी की सारी इंडक्टर के पास है।
वापस यही साइकिल रिपीट होगी, वापस सब कैपेसिटर के पास आएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर इंडक्टर के पास आएगी। लेकिन याद रखना, जब कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी है तब कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होता है, जब इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी है तो इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होता है। तो तुम्हें ये नीचे वाली इक्वेशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक नीचे वाली इक्वेशन। तो क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज, आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, सी मतलब कैपेसिटेंस, एल मतलब इंडक्टेंस। तो शुरू में मान लो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, फिर थोड़ी थोड़ी दोनों में बढ़ गई तो दोनों को ऐड करूंगा तो भी इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटर में थी वो थोड़ी थोड़ी दोनों में बढ़ गई, फिर सारी की सारी किस में आ गई? इंडक्टर में आ गई, तो इसको इसके बराबर रख सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, मान लो कि ये कैपेसिटर है और मान लो ये इंडक्टर है। मान लो अभी कैपेसिटर के पास 500 जूल की एनर्जी है और इंडक्टर के पास 200 जूल की एनर्जी है। तो आपको ये बताना है कि अगर मान लो किसी टाइम टी पे मान लो कि कैपेसिटर में 300 जूल की एनर्जी है, तो आपको बताना है कि बताओ इंडक्टर में कितनी होगी। सोचो सोचो कितनी होगी। आपको ये भी बताना है कि कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ सकती है, यू मैक्स कैपेसिटर। आपको बताना है कि इंडक्टर में भी मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ सकती है, यू मैक्स इंडक्टर। सोचो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी टाइम टी पे कैपेसिटर में 500 है, इंडक्टर में 200 है, तो आपको बताना है कि जब कैपेसिटर में 300 होगी तो आपको बताना है इंडक्टर में कितनी होगी। फिर आपको ये भी बताना है कि कैपेसिटर में मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है, इंडक्टर में भी मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करो, लगाओ सब दिमाग। कितनी आ रही है सोचो। राज भाई, अलीजा, कितनी आ रही है? 400. कितनी आ रही है सोचो। देखो अपने इस सिस्टम में कितनी एनर्जी है, 500 और 200। तो अपने सिस्टम में कितनी एनर्जी है? 700 जूल। तो ये 700 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, ठीक है। तो देखो जब इस पे 300 है तो इस पे कितना बचा? 400। जब उस पे 300 होगा तो इस पे कितना बचाएगा? 400 बच जाएगा, ठीक है। अब मैंने पूछा कि बताओ कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है। तो ऐसा टाइम भी तो आएगा जब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर हो, तब कैपेसिटर में कितनी होगी? 700 जूल। और ऐसा टाइम भी आएगा जब सारी की सारी इंडक्टर में हो, तो इंडक्टर में कितनी आ जाएगी? 700 जूल। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। राज कोई डाउट है, अलीजा कोई डाउट है, मुस्कान कोई भी डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर वो जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी का किया था, सर फ्रीक्वेंसी में एनर्जी में 2f क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है फिर सिद्धि। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी? यस देख, सर. इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे होगी, कभी उल्टी होगी, फिर कभी ऐसे होगी, कभी उल्टी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मैंने 2f ली। क्योंकि देख कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी फिर नहीं होगी, एनर्जी होगी फिर नहीं होगी, एनर्जी होगी फिर नहीं होगी। तो अपने को सिर्फ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसलिए एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f आएगी। ओके, ठीक है सर. देखिए ये इस तरीके से काम करता है, देख मैं तुझे बताता हूँ। जैसे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, देख ऐसे ही करेगा। लेकिन जो यस इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर. ग्राफ है ना वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो देख यहाँ पे दो मैक्सिमा के बीच में अगर ओह. मान ले टाइम टी है, तो यहाँ पे दो मैक्सिमा के बीच में टाइम कितना होगा? t/2 होगा। हम्म. क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्शन से तो मतलब ही नहीं है, चार्ज है तो एनर्जी है, यस चार्ज सर. नहीं है तो नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, ओके सर. ठीक है। ठीक अच्छा है ये सर, अब क्वेश्चन समझ आ सॉल्व गया. करो। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक इंडक्टर है और मान लो ये एक कैपेसिटर है। मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडक्टर में करंट है 2 एम्पियर, इंडक्टेंस आपको 1 हेनरी दे रखी है, कैपेसिटेंस आपको 1 फेरेड दे रखा है, और मान लो कैपेसिटर पे एक पे 2 कूलम है, एक पे -2 कूलम है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड क्यू नॉट एंड आई नॉट। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है। इंडक्टेंस आपको 1 हेनरी दे रखा है, कैपेसिटेंस आपको 1 फेरेड दे रखा है, और किसी टाइम टी पे अपने सर्किट की हालत ऐसी है कि करंट 2 एम्पियर है, इंडक्टेंस 1 हेनरी है, 1 हेनरी है, चार्ज 2 कूलम है, और कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। तो
तो आपको बताना है कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है और मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है। ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। सोचो कितना आएगा। शौर्य भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा टॉपिक में अगर तुमने पहले पढ़ा होगा ना तो तुम्हें ये टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। देख कर ट्राई कर, इस क्वेश्चन को आता है कि नहीं आता है। कितना आ रहा है सोचो। देखो अभी सिस्टम में कितनी एनर्जी निकाल लो, देखो अभी सिस्टम में कितनी एनर्जी देखो। तो कैपेसिटर पे तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, इंडक्टर में हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो चार्ज कितना है, 2 का स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 1, ये आ गया। और इंडक्टर में कितनी हो जाएगी, हाफ एल कितना है 1 और आई का स्क्वायर 2 इंटू 2। तो यहाँ पे तो एक 2 से एक 2 गया, यहाँ पे भी एक 2 से एक 2 गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4 जूल आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपने सिस्टम में 4 जूल की एनर्जी है। इतनी एनर्जी है क्योंकि थोड़ी इसके पास है थोड़ी इसके पास है, तो इतनी आ गई 4 जूल। अब ध्यान से देखो, मैंने पूछा है कि बताओ मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो जब सारी की सारी एनर्जी, जब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर होगी तो चार्ज मैक्सिमम होगा। तो क्यू नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 और सी कितना है 1, तो क्यू नॉट कितना आ जाएगा 2√2 कूलम। और आई नॉट कितना आ जाएगा, जब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में होगी तो आपका करंट मैक्सिमम, तो ये कितना है 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो एल कितना है अपना, एल कितना है 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आई नॉट भी कितना आ जाएगा 2√2 एम्पियर। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछो। राज भाई, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। आ गया सर। कोई डाउट है किसी को? प्रियांशी, डाउट है कि हो गया? नहीं सर, नहीं हो गया तो ये। ओके भाई, तो डाउट नहीं है तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो। यहाँ पे ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका डेरिवेशन तो मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एलसी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है 1/√LC। कितनी होती है? ओमेगा नॉट होती है 1/√LC। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन ये आएगी, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और I की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, I होता है dQ/dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, देखो क्यू नॉट की जगह तो क्यू नॉट आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा। तो करंट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी माइनस ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। लिख लो अपनी कॉपी में। तो क्यू नॉट निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया, ओमेगा निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया, है ना। क्यू नॉट निकालना सिखाया मैंने तुम्हें कैसे निकालते हैं। ओमेगा भी निकालना, देखो ये रहा ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट लिख लो इसको, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, वो कितनी आएगी 1/√LC। और आई आ जाएगा dQ/dt। आई क्या होता है, dQ/dt होता है। तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा। तो ओमेगा या बाहर आ जाएगा, तो ये आपका करंट आ गया। तो अगर तुम चाहो तो मैक्सिमम करंट को ये भी लिख सकते हो, आई नॉट को अपन क्यू नॉट ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं। सीधा यहाँ से आंसर आ जाता है। आई नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं। और ओमेगा नॉट कितना होता है 1/√LC। लिख लो ये फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ, एक बार लिख लो फिर मैं तुम्हें यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ, है ना, कैसे कैसे इन फॉर्मूले को यूज करते देखो।
अब देखो कैसे यूज करते हैं। तो मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि कैपेसिटर ऑफ 2 फैरेड is charged with 20 volt and then disconnected and connected to inductor of 10 Henry। ठीक है, राइट इक्वेशन ऑफ चार्ज करंट, फिर आपको ओमेगा नॉट निकालना है, फिर आपको क्यू नॉट निकालना है, फिर आपको आई नॉट निकालना है। तो इन सब की आपको इक्वेशन लिखनी है। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैपेसिटर ऑफ 2 फैरेड इज चार्ज विद 20 वोल्ट एंड देन डिस्कनेक्टेड। तो मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर है 2 फैरेड का, उसको मैंने चार्ज किया एक बैटरी से। वो बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की है। तो देखो शुरू में आपने जब कैपेसिटर को चार्ज किया था तो ये मैक्सिमम चार्ज होता है, मतलब इससे ज्यादा चार्ज तो नहीं आ सकता, क्योंकि शुरू में आपने जितना इस कैपेसिटर को चार्ज दिया उतना ही अपने पूरे ऑसिलेशन में घूमता रहेगा। तो क्यू नॉट कितना आ जाएगा, देखो क्यू नॉट कितना आ जाएगा, CV। तो 2 इंटू 20, तो क्यू नॉट कितना आ जाएगा, 22 जा कितना आता है, 40 कूलम। ये आ गया तुम्हारा क्यू नॉट। एंड देन डिस्कनेक्टेड, तो बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, तो मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, तो एक प्लेट पे +40 आया, एक प्लेट पे -40 आया। और फिर आपने किससे कनेक्ट किया, एक इंडक्टर से कनेक्ट किया। कितने हेनरी का है, 10 हेनरी का। आपको क्यू की इक्वेशन निकालनी है, आई की निकालनी है, ओमेगा नॉट निकालना है, क्यू नॉट निकालना है, आई नॉट निकालना है। देखो क्यू नॉट तो आ गया, अपन ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। तो 1/√L कितना है चेक करो, L है आपका 10, C कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/√20 रेडियन अपॉन सेकेंड। ये आ गया ओमेगा नॉट। आई नॉट निकालना है, तो मैंने तुम्हें आई नॉट का तरीका क्या सिखाया था, आई नॉट क्या था, क्यू नॉट ओमेगा नॉट था। तो क्यू नॉट तो कितना है 40 और ओमेगा नॉट कितना है 1/√20। तो ये आ गया आपका आई नॉट। मतलब आपके इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, इतना 40/√20 एम्पियर। ये आ गया। और फिर चार्ज की इक्वेशन, तो चार्ज की इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो बस यहाँ पे आप क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दो। और आई की इक्वेशन मैंने तुम्हें क्या सिखाई, आई की इक्वेशन थी माइनस ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो बस यहाँ पे आप ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दो, क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। याद रखना, अगर आप कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करते हो, है ना, तो उस वक्त बैटरी से जितनी एनर्जी निकलती है ना, वही आपके एलसी ऑसिलेशन में घूमती रहती है। तो कभी कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास, कभी थोड़ी थोड़ी दोनों के पास। तो इस तरीके से आपका ऑसिलेशन चलता है। तो शुरू में अगर आपने बैटरी से कैपेसिटर चार्ज किया, तो उस वक्त जो चार्ज होता है ना, वही आपका मैक्सिमम चार्ज होता है। तो क्यू नॉट तो यहीं से आ जाएगा, ओमेगा नॉट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आई नॉट निकाल सकते हो। और ये आपके चार्ज की इक्वेशन है, ये आपके करंट की इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर आपको फाई निकालना है तो बहुत आसान है, आप टाइम को 0 पुट करके चार्ज की वैल्यू पुट करो, आपको फाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। प्रियांशी कोई डाउट है, मुस्कान कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, नहीं सर, समझ आ गया। आ गया। अब एक चीज तुम याद रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां पे एक चीज याद रखना, इफ इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड, तो आपको 5 लेना है 0। मान लो शुरू में आपका कैपेसिटर चार्ज है, तो 5 लेना है, 5 लेना है 0। और कई बार ऐसे भी हो सकता है ना, पहले अपन इंडक्टर को चार्ज करके कैपेसिटर से लगाए। तो इफ इनिशियली इंडक्टर इज चार्ज्ड, मान लो शुरू में आपका इंडक्टर चार्ज है, तो आपको 5 कितना लेना है, π/2। तो अगर शुरू में आपका कैपेसिटर चार्ज किया, तो मतलब जब आपने चालू किया, तो मान लो पहले आपने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, है ना, मान लो आपने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया फिर कनेक्ट किया। तो अगर शुरू में कैपेसिटर चार्ज है, जैसे अब तक अपन ने जितने भी पढ़े उसमें शुरू में अपन ने कैपेसिटर को चार्ज कर रखा था, तो आपको 5 को 0 पुट करना है। तो अपनी इक्वेशन क्या बचेगी, ये बचेगी Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन यही मान लो शुरू में आपका इंडक्टर चार्ज है, तो चार्ज की इक्वेशन क्या बचेगी, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी बचेगी। ये तुम्हें दोनों याद रखना है।
ठीक है, इसमें अब तुम्हें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर सेकंड केस में फाई क्या लेना है? π/2। अगर मान ले कि शुरू में मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने शुरू में इंडक्टर को चार्ज किया बैटरी से और फिर कनेक्ट किया, तो शुरू में अगर पहले आपने इंडक्टर को चार्ज किया तो आपको फाई लेना है π/2, तो फाई की जगह π/2 पुट करोगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। और शुरू में यही आपने मान लो कैपेसिटर को चार्ज किया तो आपको फाई 0 लेना है। सर मुझे नहीं समझ आया, एक और बार। शुरू में अगर तूने कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से, मान ले पहले, तो अगर पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर आपने उसको इंडक्टर के साथ लगाया, तो अगर इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है तो फाई को 0 लेना है, और इनिशियल मान लो इंडक्टर चार्ज है तो फाई को π/2 लेना है। सर इसका मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो पूछ रही थी। एक्सप्लेनेशन है इसका, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि शुरू में अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज किया तो मतलब शुरू में चार्ज मैक्सिमम होगा, तो देख अगर यहाँ पे आप टाइम को 0 पुट करोगे तो देखो क्यू कितना आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। देख यहाँ पे टाइम को 0 पुट कर तो cos 0 1 आ जाएगा, तो Q किसके बराबर आएगा, Q0 के। लेकिन ये मैं बोलूँ कि नहीं, शुरू में मैंने कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने इंडक्टर को चार्ज करके कैपेसिटर के साथ लगाया। तो अगर अपन ने इंडक्टर को चार्ज करके कैपेसिटर के साथ लगाया तो आप मुझे बताओ टाइम इक्वल टू 0 पे तो इंडक्टर चार्ज होगा, कैपेसिटर पे तो चार्ज हो ही नहीं सकता। तो देख यहाँ पे टाइम को 0 पुट कर तो साइन 0 कितना होता है 0, तो चार्ज कितना आ जाएगा 0। तो तुम्हें याद ये रखना है कि तुमने अगर कैपेसिटर को चार्ज करके एलसी ऑसिलेशन में लगाया, पहले कैपेसिटर को चार्ज करके एलसी ऑसिलेशन में लगाया तो आपका चार्ज का आपको ये फॉर्मूला लिखना है। लेकिन अगर आपने इंडक्टर को चार्ज करके लगाया तो आपको चार्ज का फॉर्मूला ये लिखना है, साइन ओमेगा टी वाला। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से लिखना, क्वेश्चन लिखो, इफ एट टाइम इक्वल टू 0 current in inductor is 10 ampere and it is connected to an uncharged capacitor of 2 farad। कितना, 2 farad। फाइंड चार्ज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, Q0 निकालना है, I0 निकालना है और ओमेगा नॉट निकालना है। और आपको कैपेसिटेंस और आपको इंडक्टेंस दे रखा है 1/2 हेनरी। एल आपको कितना दे रखा है, 1/2 हेनरी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सब क्वेश्चन को समझो। तो टाइम इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में आपके इंडक्टर में 10 एम्पेयर का करंट है, मतलब अपने पास जो इंडक्टर है उसके अंदर कितना करंट है, 10 एम्पेयर का करंट है, और इंडक्टेंस कितनी दे रखी है, हाफ हेनरी दे रखी है। तो शुरू में अब यहाँ पे ध्यान से देख, नहीं ध्यान से देख, तो शुरू में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, आपका करंट किस में, इंडक्टर में, मतलब शुरू में सारी की सारी एनर्जी किस में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में, तो मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना 10 एम्पियर। ओमेगा नॉट निकालना तो बहुत आसान है, ओमेगा नॉट तो क्या होगा, 1/√LC होगा। तो यहाँ पे अगर आप L की वैल्यू पुट करोगे तो L कितना है, हाफ। C कितना है, C आपको दे रखा है 2, तो 2 से 2 गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका I0 ओमेगा नॉट। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, I0 का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 ओमेगा नॉट। तो I0 तो अपने पास कितना है 10, Q0 नहीं है, ओमेगा नॉट कितना है 1, तो Q0 भी कितना आ गया 10 कूलम। मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर पे चार्ज हो सकता है 10 कूलम का, और इंडक्टर पे मैक्सिमम, इंडक्टर पे कितना हो सकता है, 10 एम्पियर का करंट हो सकता है। और ओमेगा नॉट कितना दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है आपको 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास Q0 आ गया, I0 आ गया, ओमेगा नॉट आ गया। अब चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर शुरू में इंडक्टर चार्ज है और मान लो कैपेसिटर चार्ज नहीं है, तो चार्ज की इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा नॉट टी होती है। तो यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन कितनी आएगी, देखो Q0 कितना है 10, साइन ओमेगा कितना है, तो ये Q आ गया, कितना आ गया 10 साइन टी। और मैं तुम्हें I निकालना कैसे सिखाया, I होता है dQ/dt। तो 10 को 10 रहने दो, साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos t। तो ये आ गया आपका करंट। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। अब तुम्हें डाउट है तो तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। प्रियांशी, मुस्कान, कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। शौर्य, कोई डाउट है? सिद्धि? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है।
कनीत सर आपको आप इससे पहले वाली स्लाइड खोल सकते हो एक बार? हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। सर दोनों चार्ज नहीं हो सकते एक साथ, मतलब एक अलग बैटरी में चार्ज किया गया है, हाँ दूसरा अलग बैटरी ऐसा, में हाँ चार्ज किया गया है, और अलग बैटरी से हो जाए तो? हाँ सिद्धि, ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में कैपेसिटर भी चार्ज हो और इंडक्टर भी चार्ज हो। फिर तो यार अपने को ये फाई निकालना पड़ेगा, फिर ना तो फाई 0 होगा ना फाई पाई/2 होगा। ना पाई/2 होगा। हाँ फिर ठीक तो है बीच सर। में कुछ होगा, ये तो बहुत, फिर तो ये बहुत लंबी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी, है ना। ये हो सकता है, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर इतना आसान नहीं है यार इन क्वेश्चंस को करना, फिर ये क्वेश्चन थोड़े भारी पड़ते हैं, ओके सर। है ना। हो सकता है, ओके लेकिन सर। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें दो तरीके सिखाए कि शुरू में ये चार्ज तो ये लेना, ये तो ये लेना। तुम जो बोल रहे हो वो भी हो सकता है, फिर उसका ऐसे इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन कुछ और आएगा। इसे याद है मैं तुम्हें क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले, और ये वाला कहाँ गया, ये हो ये वाला, कि शुरू में मैंने देख इसमें भी थोड़ा करंट दे रखा है, शुरू में इस पे भी चार्ज दे रखा है, तो फिर इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अब तुम सुनो, ओके सर। आइडियल एलसी ऑसिलेशंस आर नॉट पॉसिबल। मतलब हम जो बोल रहे हैं ना कि एनर्जी लॉस नहीं हो सकता, तो ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल। तो रियलिटी में क्या होता है, एलसी ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड। डैम्प्ड मतलब इसमें एनर्जी लॉस होता है। तो कहां कहां होता है, देखो सबसे पहला रेजिस्टिव लॉस, रेजिस्टिव लॉस इन इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर किसका बना है, वायर का, वायर में करंट पास करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी यहां पे। दूसरा एनर्जी लॉस्ट या एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एलसी ऑसिलेशन जब होता है ना, तो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि होगा क्या, देखो तुम्हें ये बात पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो अपने एलसी ऑसिलेशन में तो पार्टिकल ऑसिलेट कर ही रहा है, चार्ज पहले कैपेसिटर से इंडक्टर में जाता है, वापस कैपेसिटर पे आता है, फिर इंडक्टर में जाता है, फिर कैपेसिटर पे आता है, तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो रेजिस्टिव लॉस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म होती है। तीसरा फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज फ्रॉम इंडक्टर। तो इंडक्टर से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक कर जाता है जो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब इंडक्टर चार्ज होगा तो इंडक्टर में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो काफी मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे बाहर निकल के हमेशा के चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज फ्रॉम इंडक्टर। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने एलसी ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अपना एलसी ऑसिलेशन रुक जाता है। तो आइडियल एलसी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मतलब है कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इसमें तुम ये ग्राफ बना लेना, तो आपका जो चार्ज है वो भी ऐसे धीरे 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 खत्म हो जाता है, आपका जो करंट है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाता है, पर आपकी जो एनर्जी है, तो एनर्जी भी आपकी धीरे 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 ऐसे खत्म हो जाती है। ये ग्राफ मैं अगली साइड में बनवा रहा हूँ तुम्हें। तो रियलिटी में क्या होता है, अपने जो एलसी ऑसिलेशन होते हैं वो डैम्प होते हैं। डैम्प का मतलब है कि एलसी ऑसिलेशन में धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाती है। सर हाँ पूछो। इसमें जो हमने लिखा है कि फ्लक्स लीकेज फ्रॉम इंडक्टर, इज इट जस्ट फ्रॉम इंडक्टर ओनली? एक्चुअली कैपेसिटर में सिद्धि ये होता है कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स पैरेलल होती है, या साइड से थोड़ी बहुत फ्रिंजिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बट एज कंपेयर टू इंडक्टर, कैपेसिटर से जो फ्लक्स लीक होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टर। इंडक्टर से भी फ्लक्स लीक होगा, कैपेसिटर से भी होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंडक्टर कैपेसिटर से कम लीक होता है। ओके सर। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है, उसमें कैसे वैल्यूज निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्यों पॉसिबल नहीं है, चार्ज की इक्वेशन क्या होती है, करंट की इक्वेशन क्या होती है, इसके साथ तुम्हारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। अच्छा एक तुम लोगों में से काफी लोगों ने मुझे डाउट्स भेज रखे हैं, तो कल अपन डाउट क्लास रखें क्या, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैंने क्या वैक्सीन लगवाई है, तो मेरी क्या हालत अभी थोड़ी मतलब बैंड बजी पड़ी है। और एक तुम सब भी वैक्सीन लगवा लेना, क्योंकि तुम सब शायद 18+ होंगे, और तुम नीट का एग्जाम तभी दे पाओगे जिनके वैक्सीनेशन कुछ ऐसा है, तो तुम एक बार सब प्रायोरिटी में वैक्सीन लगवा लेना सब लोग,
है ना, मेरी थोड़ी सी हालत खराब है, इसलिए आज डाउट्स मैं कल सुबह ले लूंगा तुम्हारे, ठीक है। तो परसों अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू कर देंगे। वो अपन क्या करें तुम बताओ, हमें मैग्नेटिज्म पहले करना है कि तुम लोगों को ऑप्टिक्स पहले करना है, तुम मुझे बता दो सब लोग। हाँ प्रियांशी, मैग्नेटिज्म। तुम लोगों को मैग्नेटिज्म पहले मैग्नेटिज्म। करना है, पूरा मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म। पहले कर लो। तुम बोलोगे नहीं ऑप्टिक्स पहले करना है तो हाँ ऑप्टिक्स सर पहले कर लो, मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो अपन नहीं सर मैग्नेटिक इफेक्ट चालू कर मैग्नेटिज्म लेंगे। टेस्ट में आ रहे हैं। डेरिवेशन मैं तुम्हें कुछ नहीं कराऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, मैं तुम्हें सीधा हाँ जितने सर। फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं और उस पर अपन जाएंगे सीधा, ठीक है। तो अपन बेसिकली पूरे मैग्नेटिज्म में हम लोग किस पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे करने हैं उस पर, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले तुम याद कर ओके लेना, सर। और तुम्हारा इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है अल्टरनेटिंग करंट वाला। और कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, डाउट भेज देना। मैं कल सुबह ना 8-9 बजे के आसपास तुम्हें टाइम भेज दूंगा, तो मैं तुम्हारे डाउट, कल खाली डाउट क्लास है, कल अपनी क्लास पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे जितने डाउट्स है मुझे भेज देना सारे के सारे, ठीक है सर। सर ठीक है। ओके यार, ये तुम्हें आज की क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो बोल देना, मैं भेज दूंगा। और ये नोट्स चाहिए तो बोल देना, शीट में तुम्हें भेज रहा हूँ, ऑसिलेशन की बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। चलो ओके यार। ओके सर। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग you. भेज देना ना प्लीज। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मेरे पास पड़ी है रिकॉर्डिंग, तो मिल जाएगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सर। हाय यार।